हेलो दोस्तों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। हम साइंस के टॉप 500 प्लस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उस सीरीज का यह हमारा पहला वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पूछा गया है बल बराबर क्या होता है, मतलब बल का यहाँ पे क्या पूछा गया है, सूत्र पूछा गया है। तो हम देखेंगे तो बल बराबर क्या होता है, एफ, हम बल को एफ से दर्शाते हो तो एफ बराबर सूत्र क्या होता है, एम इंटू ए। तो यहाँ पे जो एम होगा वो क्या हो जाता है, इसका द्रव्यमान, और जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, इसका त्वरण। तो हमारा जो सूत्र होगा वो हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब इसमें हम बल की परिभाषा देखेंगे तो बल की परिभाषा में क्या होगा, बल एक बाह्य कारक है, मतलब बाहर से एक लगने वाला कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। मतलब यदि कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, इसमें हम बल लगा के उसको यहाँ पहुँचा दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो वो यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई, मतलब उसकी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। अब इसमें हम देखेंगे तो बल का जो मात्रक होता है SI, वो क्या हो जाता है, न्यूटन। और SI के आधार पे इसकी यदि हम इकाई देखेंगे तो M का क्या हो जाता है, किलोग्राम। A मतलब त्वरण का कितना जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जो इसकी इकाई आएगी वो कितनी आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो ये इसका SI मात्रक हो गया था। SI मात्रक क्या हो गया था, न्यूटन। तो इसका जो CGS मात्रक होगा, तो CGS मात्रक इसका क्या कहलाता है, डायन कहलाता है। और इसमें हमको ये भी याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो बल जो है तो कैसी राशि है, तो बल जो है तो कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। मतलब इसमें हमको दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। और बल जो है तो बल में क्या हो जाएगा, दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो 180 डिग्री का हो जाएगा और एक 0 डिग्री का, मतलब एक विपरीत हो जाएगा और एक क्या हो जाती है, समान दिशा में। ये दो प्रकार के क्या हो जाएंगे, बल हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं। इसमें मतलब ये पूछा गया कि जो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की सतह के नीचे जो गर्मी होगी या जो ऊष्मा यहाँ से मिलेगी तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में पृथ्वी मतलब क्या हो जाएगी, भू। तो भू से ऑप्शन कौन सा शुरू हो रहा है, भू तापी ऊर्जा। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, भूतापी ऊर्जा हो जाएगा। अब देख लेंगे हम भूतापी ऊर्जा क्या होता है। तो जो भूतापी ऊर्जा है उस किसे कहते हैं, तो इसमें पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है, और इस ऊष्मा को हम इस्तेमाल कर किस में कर सकते हैं, तो इमारतों को गर्म करने में और विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जमीन से ये ऊष्मा आएगी तो पानी इससे गर्म होगा, पानी गर्म होने के कारण भाप आएगी, भाप जाएगी यहाँ से हम ऊष्मा लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पानी रहेगा, तो पानी से भाप बन के वो आगे की तरफ जाएगी, और जब आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे जो टरबाइन होगा वो टरबाइन को घुमाएगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, विद्युत पैदा हो जाएगी और उससे हमें बिजली प्राप्त होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि खालिस्तान रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। मतलब जितने रंग इसमें दिए हैं तो इनमें ये पूछा गया कि किसका विचलन कोण है सबसे कम होगा। तो पहली बात तो ये होगा कि जब कोई प्रकाश किरण है किसी प्रिज्म में से क्या होगी, गुजारी जाएगी या प्रिज्म में से गुजरती है, तो उसका क्या हो जाता है, इस घटना को क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो पहली बात ये याद रखना है कि यह घटना क्या कहलाएगी, तो ये घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे और वह रंगों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो जब ये रंगों में विभक्त होगी तो इसमें कितने रंग बनेंगे, 7 रंग बनेंगे। अब इसमें पूछा गया है कि विचलन कोण किसे कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा देख लेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, मतलब प्रिज्म में पड़ेगी, तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण कौन सी किरण हो जाएगी, जो उसमें आपतित हो रही है, मतलब जो प्रवेश कर रही है, मतलब ये वाली किरण, ये हो जाती है हमारी कौन सी किरण, ये कहलाएगी ये आपतित किरण। और निर्गत किरण कौन सी होगी, जो किरण यहाँ से विचलित होने के बाद प्रिज्म से आगे बढ़ रही है। तो निर्गत किरण एक जैसे ये हो गई, निर्गत किरण जैसे ये हो गई। अब इसमें हम देखेंगे तो जो कोण बनेगा सबसे छोटा, वो किसके बीच में बनेगा, लाल रंग के बीच में बनेगा। और जो सबसे बड़ा कोण बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, बैगनी रंग के बीच में बनेगा। तो इसमें पूछा गया कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो जो सबसे कम विचलन कोण होगा वो किसका हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाल रंग। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। मतलब ये पूछा गया है कि जो इसमें ब्रेक लग रहे हैं, द्रव चालित ब्रेक का उपयोग किया जा रहा है, वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल। अब इसमें और देख लेंगे कि पास्कल का जो नियम है वो और जगह कहाँ कहाँ लगता है। तो पास्कल का नियम का जो उपयोग है इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक में और हाइड्रोलिक प्रेस में लग जाएगा। तो ब्रेक में तो है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोलिक प्रेस ये हो गया, इसमें भी इसका उपयोग क्या है, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन से कथन गलत होगा यह पूछा गया है। तो यह उत्प्लावन बल से संबंधित है। तो पहले हम देख लेंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है। तो किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होगा उसी को क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई तरल ले लिया, अब इसमें क्या हो रहा है, कोई वस्तु है, तो वह किस स्थिति में आंशिक डूबी रहेगी या किस स्थिति में पूर्ण रूप से डूबी रहेगी, और किस स्थिति में वो तैरेगी। तो उसको तैरने के लिए जो स्थिति रहती है, तैरने की स्थिति तब होगी जब उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। जब उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो वस्तु क्या करेगी, तैरती रहेगी। और यदि उत्प्लावन बल का मान कम होगा तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। तो जैसे हम कोई पात्र ले लेते हैं और पात्र में हम क्या कर देते हैं, कोई द्रव ले लेते हैं, उसके बाद द्रव में हम कोई एक वस्तु को इसमें डाल दिए, तो ये किस स्थिति में क्या क्या होगा। तो एक बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, जिसको कौन सा बल कह देंगे, उत्प्लावन बल। और एक वस्तु जो है नीचे की ओर अपना भार लगाएगी, ठीक। तो वस्तु कब तैरेगी, जब उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, जब उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, अधिक होगा, किसके, वस्तु के भार से। तो जब उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से क्या होगा, अधिक होगा, तो इस स्थिति में क्या होगी, वस्तु तैरती रहेगी। लेकिन यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उस स्थिति में वस्तु क्या हो जाएगी, उसमें डूब जाएगी। तो इसमें ये देखना है कि कहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ढूंढना है। तो उत्प्लावन बल भार से कम होगा, ये भी नहीं है उत्प्लावन बल, इसका आंसर ये हो जाएगा, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होगा तब भी वस्तु क्या होगी, तैरती रहेगी। जबकि यदि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु यहाँ पे क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनिक ग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे, यदि तो एक्सरे में तो होगा नहीं इसका उपयोग, क्योंकि एक्सरे तो अलग ही चीज़ हो जाएगी। इसका उपयोग दवाइयों के लाभ के प्रेक्षण हेतु किया जाता है, तो यहाँ दवाइयों से तो कोई मतलब नहीं है। इसका प्रयोग अंग विच्छेदन के लिए किया जाता है, विच्छेदन मतलब अंगों को हानि पहुंचाना, तो उसमें भी इसका उपयोग तो होगा नहीं। फिर अगला, इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर
भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें हम कुछ ध्वनि के बारे में देखेंगे। तो जो ध्वनि है, तो ध्वनि 3 प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाएगी अवश्रव्य तरंगे, एक हो जाएगी श्रव्य तरंगे और एक हो जाएगी पराश्रव्य तरंगे। तो ध्वनि की तरंग को देखेंगे, और ध्वनि की जो तरंग है वो कौन सी होती है, कौन सी तरंग होगी, ये अनुदैर्घ्य तरंग होगी। तो श्रव्य तरंग का जो मान होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, इनको सुन सकते हैं। अब यदि दो कंडीशन बनेगी कि 20,000 से यदि तरंग का मान जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए, या तो 20 हर्ट्ज से क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो जब 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसे कौन सी कहेंगे, अवश्रव्य तरंग, जिसको हम सुन नहीं पाएंगे। तो इनको कौन सुन लेगा, जैसे हाथी हो गई, बिल्ली हो गई। फिर 20,000 हर्ट्ज से जो तरंगे अधिक होंगी उनको किस नाम से जानेंगे, पराश्रव्य तरंगों के नाम से जाना जाता है। और इनको, जैसे चमगादड़ हो गई, व्हेल मछली हो गई, ये इन तरंगों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये तत्व जो हैं तो किससे संबंधित है, मतलब जो यहाँ पे समूह दिया है वो किस समूह से आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय धातु समूह। अब क्षारीय धातु समूह को देखेंगे, तो क्षारीय धातु समूह जो आवर्त सारणी होती है, तो उसमें जो पहले नंबर पे होते हैं इन्हीं को कौन सी धातु कहते हैं, ये कौन सी धातु कहलाएगी, क्षारीय धातु कहलाएगी। और जो इसके बाद वाली होंगी ये कौन सी कहलाती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो इन्हें क्षार धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। अब जैसे इसमें से हम अभिक्रिया देख लें, तो जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को हमने जल से अभिक्रिया कराई तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ ये भी याद रखना कि क्षारीय धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। और जो NaOH है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें OH आ गया, मतलब यह क्या कहलाएगा, एक क्षार कहलाएगा। तो इसमें पता चल गया कि जब क्षार धातुओं की जल से अभिक्रिया की जाती है तो वो क्या बनाते हैं, क्षार बनाएंगे, और इन्हें क्या बोलेंगे, जो तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्षारीय धातुओं का समूह। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो यहाँ ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब इसमें हम देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में रहता है, कितना, 70.52%। तो जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो 70.52% होगी। और हाइड्रोजन के बाद यदि पूछा जाए तो उसके बाद क्या होता है, हीलियम 27.57% होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो मतलब काम पूछा गया, मतलब इसमें कार्य के बारे में पूछा गया है, तो कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो कार्य को हम देख लेंगे। तो कार्य की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु पर बल लगाने से जो विस्थापन होता है उसे कार्य कहते हैं। जैसे हम इस चित्र में देखेंगे तो बस ये एक वस्तु कोई रखी हुई थी, इसमें व्यक्ति ने क्या किया, बल लगाया। तो बल लगाने के बाद वस्तु में क्या हो गया, विस्थापन हो गया, मतलब इसने अपने स्थान को यहाँ से कहाँ परिवर्तित करके यहाँ पहुँच गई। तो इसमें क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो यह क्या हो गया, कार्य यहाँ पे हुआ है। अब जैसे दूसरा चित्र, तो उसमें दिखाया गया कि कोई व्यक्ति है और वो दीवार को धक्का लगा रहा है, तो दीवार तो खिसकेगी नहीं। तो खिसकेगी नहीं मतलब यहाँ विस्थापन जो है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन जब शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे किए गए कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो कार्य बराबर W इक्वल कितना होता है, F इंटू डी, या तो इसको कई जगह में क्या लिख देते हैं, F इंटू एस। तो जब यदि इसमें बल लगाने के बाद विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, और यदि बल लगाने के बाद विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। जैसे पहले चित्र में विस्थापन हुआ है तो इसमें कार्य क्या हो जाएगा, F इंटू डी हो जाएगा। दूसरे में विस्थापन नहीं हुआ है तो जब कार्य निकालेंगे F इंटू डी तो डी का मान क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे कार्य का मान कितना जाएगा, शून्य आ जाएगा।
फिर इसमें और चीज़ देखेंगे तो कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है और इसे किससे दर्शाया जाता है, W से। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें कोई बस मतलब इसमें हमें देखना कि किस ऑप्शन में वस्तु ने ज़्यादा दूरी तय की है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चली गई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो बंदूक से जो चली गई गोली होगी, इन सभी ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा दूर तक वो क्या होगी, जाएगी। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा बंदूक से चली हुई गोली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो कांच तो होगा नहीं, लकड़ी भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। अब अर्धचालक किसे कहेंगे, तो उन पदार्थों को कहा जाता है अर्धचालक जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से क्या होगी, अधिक होती है। तो उन्हें क्या कह देंगे, अर्धचालक। जैसे उसके उदाहरण जाएंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम इत्यादि। तो जो अर्धचालक होता है उसकी चालकता क्या होती है, इससे कम होगी, और जो अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं उनसे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे अर्धचालक, मतलब इनकी चालकता इन दोनों के क्या होगी, बीच में रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसमें जो हम ऑप्शन देख रहे हैं तो उसके हिसाब से जो सही आंसर वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, या अत्यधिक क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम देख लेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे यदि हमने ए और बी का अभिक्रिया कराई और उससे उत्पाद क्या बन गया, सी, और उसके साथ क्या हो रही, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें अभिक्रिया दो प्रकार की होगी, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होगी ऊष्मा क्षेपी। तो जिसमें उत्पाद बनने में ऊष्मा निकलेगी उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी। और जिसमें उत्पाद बनने पे ऊर्जा या ऊष्मा की क्या होगी, कमी होगी, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। तो जो ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा अभिक्रिया होने के बाद वह ऊष्मा शोषी कहलाएगी, और जहाँ से ऊष्मा निकलेगी उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। फिर इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कार्बन के अपरूप में देख लेंगे तो अपरूप क्या होगा, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं, तथा इस घटना को क्या कहेंगे, अपरूपता। अब कार्बन के देख लेंगे तो कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं दो प्रकार के हो जाएंगे, एक क्रिस्टलीय अपरूप हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप देखेंगे तो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, और अक्रिस्टलीय अपरूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोल, कोक, चारकोल, जंतु चारकोल और काजल। तो इस हिसाब से हमारा जो इसमें सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। फिर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आणविक गति का जो नियम है उसके हिसाब से यदि गैस के जैसे कण हैं और इस कण को हम क्या कर रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, इसके तापमान को क्या कर रहे हैं, हम अधिक कर रहे हैं, तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं होगा। तो क्या होगा, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी क्या होगी, गति बढ़ेगी। फिर सेकंड में क्या दिया है, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, अंश मतलब उसका आकार। तो हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा, जैसे ये पात्र हो गया, पात्र में ये गैस के कण हैं, यदि हम इनका
ताप बढ़ाएंगे तो गैस के कण ये क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन इनका आकार नहीं बढ़ेगा। तो यही वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसमें गलत होगा। और इसमें ये पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक कंडक्टर मतलब क्या हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जैसे x है और कोई चीज़ ऐसे बटे में नीचे y है, तो ऐसा संबंध पूछा गया है कि प्रतिरोध का किसके साथ इस प्रकार का संबंध होगा, मतलब किस चीज़ में प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो वो चीज़ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पहले हम देख लेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी भी चालक का वह गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को होने से क्या करता है, रोकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किससे दर्शाया जाता है, प्रतिरोध को आर से, और उसकी जो एसआई इकाई है वो क्या कहलाती है, ओम। तो आर बराबर कितना होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। तो वहाँ हमें यही संबंध देखना था कि कौन वहाँ ऊपर है और कौन वहाँ नीचे है। तो यहाँ पे आर और जो ए है उसके बीच में संबंध हमें दिख रहा है। तो जो प्रतिरोध के साथ व्युत्क्रम का संबंध आएगा वो किसके साथ आएगा, ए के साथ। ए क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि दो कथन दिए हैं और इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, या तो दोनों सत्य हैं या तो दोनों असत्य हैं। तो पहले कथन में ये दिया गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में से जो एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो इसमें यह पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो हमें ये याद रखना कि जब संतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो उनमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो आपस में क्या होती है, समान। तो ये कथन इसका सत्य हो गया। फिर जब असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है तो वहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, असमान होती है। तो यहाँ से जो दोनों आंसर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। जैसे यदि मान लीजिए ए और बी हुआ, ए और बी से हमने क्या बना दिया, सी और डी बना दिया। यदि ए यहाँ 2 है और यदि यहाँ पे को ऐसे देखेंगे, यदि ए बी और 2, या तो 2 को रहने दें या तो सी और डी ले लें। उसके बाद यहाँ पे यदि बन जाए ए डी और बी सी, तो ये संतुलित अभी नहीं है क्योंकि यहाँ ए बी कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ए बी, यहाँ भी ए एक है और यहाँ पे बी। तो यहाँ पे जब हम 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये संतुलित अभी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डी कितने हैं, 1 है, और यहाँ डी कितने हैं, 2। यहाँ पे सी कितना, 2 है, और यहाँ पे सी कितना है, 1। तो इसके सामने भी हम 2 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो गए, तो ये संतुलित होगा। और यदि यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे तब ये असंतुलित होगा क्योंकि यहाँ सी के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, डी के कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने थे, 1। तो जब संतुलित होगा तो दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या होगी वो आपस में क्या होगी, समान होगी। और जब असंतुलित होगा तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, असमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो इसको हम देखेंगे। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस जो होता है CO2 होता है, उसे सूखी बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सामान्य बर्फ की तरह ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि सीधे ठोस से किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में। तो ये क्या होगी, इसको ठोस से सीधे किस में बन जाती है, ये गैस में। और जो सामान्य बर्फ होती है तो उसको बर्फ लेंगे तो बर्फ से वो किस में बदल जाएगी, द्रव में। तो जो सामान्य बर्फ होती है वो ठोस से किस में बदलती है, द्रव में। और जो CO2 होती है वो किससे बदल जाती है, ठोस से गैस में। तो अब हम इसमें देख लेंगे। तो यह शुष्क है लेकिन ठंडी है, यह CO का समस्थानिक है। जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है, गैसीय अवस्था में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि लाल रुधिर कणिका जो है तो कहाँ बनती है, तो ये किस में बनती है, यकृत में बनती नहीं, वक्र में, हृदय में, तो किस में बन जाएगी, अस्थि मज्जा में बनती है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे रक्त के बारे में कुछ, तो रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त और क्या काम करता है, शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारी रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। रक्त की जो मात्रा होती है शरीर के कुल भाग के कितनी होती है, 6 से 7% होती है। तो और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और या इसकी पीएच मान 7.4 होगी, मतलब इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, मतलब ये क्षारीय विलयन होगा। अब हम देख लेंगे तो के जो संरचना या संगठन है तो वो दो चीज़ों से मिलके बनेगा, एक प्लाज्मा होगा और एक क्या होगा, रक्त कोशिकाएं। जो प्लाज्मा होगा वो कितना होता है, 55%, और जो रक्त कोशिकाएं हैं वो कितनी हो जाती हैं, 45%। अब रक्त कोशिकाएं भी किससे मिलके बनेंगी, 3 चीज़ों से, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। अब इनकी संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होती है, आरबीसी की, और सबसे कम किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की। प्लाज्मा में देखेंगे तो प्लाज्मा में 2 चीज़ें रहेंगी, एक पानी और एक अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ जो हैं कितने हो जाएंगे, 10%, और जो पानी है वो कितना रहता है, 90%। तो इसमें प्रोटीन भी होता है, तो उसमें से एक प्रोटीन होता है फैब्रिनोजेन, जो कि किस में मदद करता है, रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो निमोनिया किसके कारण हो जाता है, जीवाणु के कारण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि पिन्ना किस चीज़ का बाह्य भाग है, तो पिन्ना को क्या कहते हैं, एक अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, बाहरी कान। तो पिन्ना किसका हो जाएगा, अन्य भाग, बाह्य भाग किसका हो जाएगा, कान का। अब इस चित्र में देखेंगे तो ये जो बाहर का हिस्सा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। तो जो पिन्ना होगा, ये जो कान होता है उसका क्या हो जाएगा, बाहरी भाग होता है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।